हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और स्क्रीम सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका फोर्थ पार्ट। इसका टाइटल है स्क्रीम 4 और ये मूवी आई थी 2011 में, यानी कि थर्ड पार्ट के 11 साल बाद। और ये मूवी थर्ड पार्ट के 11 साल बाद ही बेस्ड है। इसे डायरेक्ट किया है वेस क्रेवन ने और ये उनकी लास्ट फिल्म थी। 2015 में उनकी डेथ हो गई थी, कुछ इसलिए भी ये फिल्म खास है। इसके राइटर हैं केविन विलियमसन, जिन्होंने पहले 2 पार्ट्स लिखे थे, यानी कि हम कुछ क्लेवर राइटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3 मूवीज के साथ स्क्रीन फ्रेंचाइज एंड हो गई थी, लेकिन 2008 में अनाउंस हुआ कि फोर्थ पार्ट भी आएगा। 2010 में अनाउंस हुआ कि वेस क्रेवन ही डायरेक्टर होंगे और इसके बाद अनाउंस हुआ कि सिडनी ड्यूई और गेल भी वापस आएंगे। जैसा इस मूवी के साथ हुआ था, सेम वैसा ही स्क्रीम 5 के साथ हो रहा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो हर बार की तरह आपको गैस करना है कि घोस्टफेस कौन होगा। वीडियो आदि होती है आपको कमेंट कर देना है। देखते हैं कौन कौन सही गैस कर पाएगा। वीडियो के एंड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको फैक्ट्स तो बताऊंगा ही। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं शैरी को, जो कि अपनी फ्रेंड ट्रूडी के साथ घर पर अकेली थी। वो दोनों को स्केरी मूवी देखने वाले थे। शैरी कहते हैं कि वो सॉफ्ट देखेगी, उसे जिक्सॉ पसंद है। अब आप देखिए कितनी अजीब बात है कि गेम चेंजिंग फ्रेंचाइज में दूसरी गेम चेंजिंग फ्रेंचाइज का जिक्र हो रहा है। जब स्क्रीम आई थी तब जिक्सॉ का नाम निशान नहीं था, लेकिन अब स्क्रीम 4 में जिक्सॉ का जिक्र हो रहा है। जिक्सॉ ने भी अपनी एक अलग जगह बना ली। ट्रूडी कहती है कि उसे ये सब टॉर्चर वाली मूवीज पसंद नहीं। अब ट्रूडी फेसबुक पर किसी स्टॉकर से बात कर रही है, जो कि घोस्टफेस ही है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए घोस्टफेस भी सोशल हो चुका है। ट्रूडी उसे इग्नोर करने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घोस्टफेस उनके घर में ही है। वो ट्रूडी को मार देता है और तभी एक दूसरा घोस्टफेस शैरी को मार देता है। ये था इंट्रो स्टेप 6 का। जी हाँ, ये स्टेप 6 चल रही थी, जिसे देख रहे हैं क्लो और रेचल। रेचल कहते हैं कि ये मूवीज एकदम बेकार है। इनमें ओपनिंग सीन्स भी सेम होते हैं। किसी लड़की को कॉल आएगी और फिर किलर उसे मार देगा। इनमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं होता। उसके कहने की देर थी कि तभी क्लो उसे स्टैब कर देती है। ये तो सच में सरप्राइजिंग था, लेकिन इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि ये स्टेप 7 का इंट्रो है, जिसे देख रहे हैं जैनी और मार्नी। वाओ, कैन यू बिलीव इट। हम एक स्लैशर मूवी देख रहे हैं जिसमें 2 लड़कियां एक स्लैशर मूवी देख रही हैं, जिसमें 2 और लड़कियां एक स्लैशर मूवी देख रही हैं, और इन तीनों ही मूवीज में किलर घोस्टफेस है। लाइक हाउ क्रेजी इज दिस। नेक्स्ट लेवल राइटिंग। अब ये दोनों स्टेप 7 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों वुड्सबोरो में रहती हैं। वुड्सबोरो वही टाउन है जहाँ पर बिली और स्टू ने मर्डर्स किए थे, यानी कि सिडनी का होम टाउन। और ये दोनों भी उसी हाई स्कूल में पढ़ती हैं जिसमें सिडनी पढ़ती थी। खास बात यह है कि वुड्सबोरो मैसेकर को 15 साल बीत चुके हैं। कल उसकी 15th एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी से एक रात पहले ही घोस्टफेस दोबारा प्रकट हो जाता है। पहले वो मार्नी को मारता है, उसके बाद जैनी पर हमला करता है, और उससे बचने के लिए जैनी सीढ़ियों से ऊपर भागती है, जो कि हम हर एक स्क्रीन मूवी में देखते ही हैं। खैर, घोस्टफेस उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। ये था इस मूवी का इंट्रो, और ये अब तक का सबसे स्मार्ट इंट्रो है। बेस्ट इंट्रो तो स्क्रीम का ही है। हर बार की तरह इंट्रो के बाद हम देखते हैं सिडनी को, जो कि 10 साल बाद वुड्सबोरो में आई है, एनिवर्सरी मनाने नहीं, अपनी बुक को प्रमोट करने। जी हाँ, उसने अपनी लाइफ पर एक बुक लिख दी है, यानी कि वो गेल को टक्कर दे रही है। सिडनी के साथ आई है उसकी पब्लिसिस्ट रेबेका। सिडनी के बाद हम देखते हैं ड्यूई को, जो कि अब शेरिफ बन चुका है, और उसकी वाइफ गेल को भी। अब वो दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। इसके बाद हम देखते हैं 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जिल, किर्बी और ओलिविया को। यहाँ खास बात यह है कि जिल सिडनी की कज़न है, और इस टाउन में सिडनी के चर्चे हैं, क्योंकि हमेशा उसके आसपास के लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो बच जाती है। ओलिविया कहती है कि उसकी कहानी के लिए सही फ्रेंचाइज टैब नहीं बल्कि फाइनल डेस्टिनेशन है, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ एक और मॉडर्न हॉरर फ्रेंचाइज का रेफरेंस आ गया, और ये फ्रेंचाइज मैंने बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। आप उन्हें भी चेक कर सकते हो, आपको जरूर पसंद आएगी। खैर, उन तीनों के पास जैनी के फ़ोन से कॉल आती है, और फ़ोन पर घोस्टफेस ही था। वो उनसे वही पुराना स्केरी मूवी वाला सवाल पूछता है, और वो बिना जवाब दिए ही फ़ोन काट देती हैं। वो स्कूल में पहुंचती हैं, जहां हम 2 हॉरर मूवी गीक्स चार्ली और रॉबी को देखते हैं। रॉबी को हम पहले सॉ 2 में भी देख चुके हैं, डैनियल के रोल में। इनमें से एक इस फिल्म में रैंडी की जगह लेगा। ये हम जिल के बॉयफ्रेंड ट्रेवर को भी देखते हैं। फिलहाल इन दोनों का ब्रेकअप चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गेल को, जो कि 7 स्टैब मूवीज लिखने के बाद अब कुछ भी नहीं लिख पा रही। वो राइटर्स ब्लॉक में है, लेकिन इस बात से वो ज़्यादा दुखी नहीं है। दुखी वो इस बात से है कि सिडनी ने एक बुक लिख दी। गेल अभी तक नहीं बदली। थैंक गॉड के कम से कम वो थर्ड पार्ट जैसी नहीं दिख रही। वो सीधा पहुंच जाते सिडनी की बुक साइनिंग पर, और उसके पीछे पीछे ड्यूई भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो सिडनी से मिलने नहीं आया। वो आया था जैनी के घर से, जिसका कल रात मर्डर हो गया था। जैनी के फ़ोन की लोकेशन यहीं पर ट्रैक की गई है, इसलिए ड्यूई यहाँ पर पहुंचा है।
वो सर्च करते हैं और फ़ोन उन्हें मिलता है कार में, जो कि सिडनी की थी। फ़ोन के साथ साथ वहाँ एक नाइफ, घोस्टेस मास्क और ढेर सारा खून भी था। अब क्योंकि ये सब सिडनी की कार में मिला है, इसलिए अब सिडनी टाउन छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन इस सबसे एक पर्सन का तो फायदा ही हुआ था, वो है गेल। अब उसके पास एक नई स्टोरी है कवर करने के लिए। इन मर्डर्स की खबर आग की तरह फैल जाती है और याद रखिए कि ये सब वुड्सबोरो मैसेकर की 15th एनिवर्सरी पर हो रहा है। प्लस सिडनी भी इतने सालों बाद वापस आई है। अब लोग उसे एंजल ऑफ डेथ कह रहे हैं, क्योंकि वो जहां भी जाती है लोग मरने लगते हैं। सिडनी अपनी आंट केट के घर रुकती है, यानी कि जिल के घर। उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ डेप्यूटी रॉस और एंथनी पर्किंस को तैनात किया गया था। एंथनी को आप पहले कई सारी स्केरी मूवी सीक्वल्स में देख चुके होंगे, जो कि स्क्रीम के ही स्पूफ हैं। और एंथनी पर्किंस नाम रेफरेंस है साइको के मेन कैरेक्टर नॉर्मन बेट्स को प्ले करने वाले एक्टर का। बाहर पुलिस वाले होने के बावजूद भी ट्रेवर जिल से मिलने आता है और सिडनी उसे देख लेती है। उन दोनों को देखकर सिडनी को अपनी याद आ जाती है। आपको याद होगा कि स्क्रीन में बिली भी ऐसे ही सिडनी से मिलने आया था। सिडनी की लाइफ भी कहां से कहां पहुंच गई। खैर, जिल और किर्बी आराम से टीवी पर शॉन ऑफ द डेड देखने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। ओलिविया उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो साथ वाले घर में रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अकेली रहती है। किर्बी के पास ट्रेवर का फोन आता है, लेकिन फोन पर ट्रेवर के बजाय घोस्टेस बात कर रहा था। उन दोनों को बातों में लगाकर वो साथ वाले घर में ओलिविया पर अटैक कर देता है। चीखें सुनकर सिडनी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिडनी के पीछे जिल भी वहां पहुंचती है, लेकिन वो दोनों अकेले नहीं थे। घोस्टेस अभी भी वहीं पर था। वो उनके ऊपर अटैक करता है, जिसमें सिडनी तो बच जाती है, लेकिन जिल जख्मी हो चुकी थी। जब तक पुलिस आती है तब तक घोस्टेस गायब हो चुका था। अब सिडनी का नाइटमेयर फिर से शुरू हो चुका है। वहां पर गेल भी पहुंचती है, जो कि हमारे हॉरर गीक्स चार्ली और रॉबी के साथ एक डील करती है कि वो सिडनी को उनके सिनेमा क्लब में लेकर आएगी। बदले में वो दोनों उसकी हेल्प करेंगे किलर का पता लगाने में। मीनवाइल सिडनी की पब्लिसिस्ट रेबेका उसके पास पहुंचती है और उसे बताती है कि ये सब मर्डर्स किस तरह उसकी बुक की सेल्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ सिडनी को पता चल जाता है कि रेबेका पैसों के पीछे अंधी हो चुकी है, इसलिए वो उसे फायर कर देती है। रेबेका गुस्से में वहां से जा रही थी, तभी पार्किंग गैरेज में घोस्टेस उसे भी मार देता है। नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें ड्यूई कह रहा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाएगा। तभी घोस्टेस ऊपर से रेबेका की बॉडी को फेंक देता है। कंट्रोल में तो उनके कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि गेल ने प्रॉमिस किया था, वो सिडनी को लेकर चार्ली और रॉबी के सिनेमा क्लब में पहुंचती है। यहाँ हम ढेर सारे हॉरर मूवी पोस्टर्स देख पाते हैं। द पीपल अंडर द स्टेयर्स और द हिल्स हैव आइज, जो कि वेस क्रेवन की है, फीस्ट, वुल्फ क्रीक, क्लासिक डॉन ऑफ द डेड, रॉब ज़ॉम्बी की हैलोवीन 2, द थिंग, वर्टिगो और डेथ प्रूफ। ये सारी मूवीज मस्ट वॉच हैं। रॉबी सिडनी को कंपेयर करता है जेमी ली कर्टिस से, जो कि सबसे पॉपुलर स्क्रीम क्वीन है, लेकिन स्क्रीम फ्रेंचाइज की वजह से नीव कैम्पबेल भी उस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब वो दोनों बताते हैं कि किलर हमेशा पार्टीज में अटैक करता है और अपेरेंटली आज रात भी एक पार्टी है। हर साल वो स्टैब मूवीज की मैराथन चलाते हैं, जिसे वो स्टैबाथॉन कहते हैं। शहर में एक किलर घूम रहा है, लेकिन स्टैबाथॉन तो होकर रहेगी। रात हो जाती है और गेल पहुंच जाते हैं स्टैबाथॉन में, क्योंकि उसे किलर का पता लगाना था। वो वहां पर कई सारे कैमरास छुपा देती है ताकि वो किलर को देख पाए। यहाँ एक पिग मास्क भी है, जो कि एक पॉसिबल जिक्सॉ रेफरेंस हो सकता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग गेल और ड्यूई बनकर आए हैं, क्योंकि स्टैब में भी वो दोनों फेमस हैं। साथ ही हम टेटम का एक डमी भी देखते हैं, जो कि गैरेज डोर में फंसा हुआ है। ये स्क्रीन में हुई टेटम की डेथ का रेफरेंस है। गेल आराम से कार में बैठकर कैमरास की लाइव फुटेज देख रही थी, लेकिन तभी कोई उन कैमरास को कवर करने लगता है। वो घोस्टफेस था। गेल जल्दी से ड्यूई को इन्फॉर्म करती है और सीधा अंदर पहुंच जाती है। वो कैमरास को चेक कर रही थी, तभी वो देखती है कि उसके कैमरास के अलावा भी वहां पर एक कैमरा था। वो उसके पास जाती है और तभी घोस्टफेस उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे शोल्डर में स्टैब कर देता है। कोई भी उसकी चीख नहीं सुन पाता, क्योंकि वहां पर स्टैब का इंट्रो चल रहा था। अब गेल का खेल खत्म होने ही वाला था कि तभी ड्यूई वहां पहुंच जाता है। वो गेल को तो बचा लेता है, लेकिन घोस्टफेस को नहीं पकड़ पाता। यहाँ गेल उसे बताते हैं कि किलर भी सारे मर्डर्स रिकॉर्ड कर रहा है। वो अपनी खुद की मूवी बना रहा है। उधर सिडनी और जिल घर पर थे और उनके घर के बाहर एंथनी और रॉस ड्यूटी दे रहे थे। वो दोनों बड़े आराम से बातें कर रहे थे, तभी घोस्टफेस उन पर हमला बोल देता है और दोनों को बड़े आराम से खत्म कर देता है। इसके बाद वो सिडनी को कॉल करता है और बताता है कि उससे पहले वो उसकी फैमिली को मारेगा। ये सुनकर सिडनी जिल को चेक करने जाती है, लेकिन वो अपने रूम में थी नहीं। वो किर्बी के घर जा चुकी थी। सिडनी और केट दोनों वहां जाने लगते हैं, तभी घोस्टफेस उन्हें सरप्राइज देता है। सिडनी तो उससे बच जाती है, लेकिन केट नहीं बच पाती। अब सिडनी अकेली वहां से जा रही थी, तभी वहां ड्यूई के असिस्टेंट जूडी पहुंच जाती है। जूडी वहां पर बैकअप बुला रही थी, लेकिन सिडनी के पास इतना टाइम नहीं था। वो अकेली ही किर्बी के घर के लिए निकल जाती है। उधर किर्बी के घर में आफ्टर पार्टी चल रही थी। चार्ली, रॉबी और ट्रेवर भी वहीं पर थे। चार्ली ड्रंक होकर घूम रहा था।
तभी घोस्टफेस उसे मार देता है। सिडनी भी वहां पर पहुंच जाती है और तभी घोस्टफेस फिर से हमला बोल देता है। यहाँ सिडनी जिल को छुपा देती है और खुद घोस्टफेस से बचने की कोशिश करती है। इसी सब के बीच डुई को फोन करके बता देती है कि वो कहां पर है। लोकेशन मिलते ही डुई भी वहां के लिए निकल जाता है। सिडनी को किर्बी मिलती है और वो दोनों एक रूम में छुप जाते हैं। तभी घर के बाहर उन्हें दिखता है चार्ली, जो कि उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन उसके हाथों पर खून लगा था, इसलिए किर्बी दरवाजा नहीं खोलती। उसे लग रहा था कि वही किलर है, लेकिन किलर तो उसके पीछे था। वो उसे मार पीट कर एक चेयर पर बांध देता है। इसके बाद वो चार्ली के पास कॉल करता है और उसके साथ हॉरर क्विज खेलता है। चार्ली की जान बचाने के लिए किर्बी को सही जवाब देना था। अब ये सीन एग्जैक्ट स्क्रीन के इंट्रो की कॉपी है। घोस्टफेस उससे जेसन का वेपन पूछता है, इसके बाद माइकल का, फिर लेदरफेस का, फिर फ्रेडी का। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। किर्बी ने सही जवाब दिए थे, इसलिए वो फोन काट देता है। किर्बी जल्दी से बाहर जाती है चार्ली को फ्री करने, और असली ट्विस्ट यही आता है। चार्ली उसे स्टैब कर देता है क्योंकि वही किलर है। इसके बाद वो सिडनी को भी पकड़ लेता है। सिडनी किसी तरह उससे बचकर भागती है, तभी घोस्टफेस उसे स्टैब कर देता है। जी हाँ, यहाँ भी दो घोस्टफेस हैं और दूसरी है जिल, सिडनी की कजन। ये बेचारी तो सारे रिश्तों से दुखी है। अब इनका प्लान ये है कि ये सिडनी को भी मार देंगे और सारा ब्लेम डाल देंगे ट्रेवर के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रेवर ने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे स्क्रीन में सिडनी के डैड ने पहने थे, और ट्रेवर को भी सेम उसी तरह बांधा हुआ है। अब सारा ब्लेम तो वो ट्रेवर के ऊपर लगा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे जिंदा छोड़ेंगे। जिल उसे मार देती है। वो बिल्कुल स्क्रीम की एंडिंग को कॉपी कर रहे हैं। ट्रेवर है बिली, चार्ली है रैंडी और जिल है सिडनी। यानी सिर्फ चार्ली और जिल बचेंगे और जिल बन जाएगी नई सिडनी। अब यहाँ हम ये भी जान लेते हैं कि वो दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं। जिल का मोटिव तो सिंपल है, वो सिडनी के फेम से जलती है। पूरे टाउन में सिर्फ सिडनी के चर्चे हैं और जिल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सब उसने इसलिए प्लान किया ताकि वो नई सिडनी बन जाए और सारा फेम उसे मिल जाए। सोशल मीडिया पर फेमस होने की सबसे आसान ट्रिक। ये तो हो गया जिल का मोटिव। वहीं दूसरी तरफ चार्ली का कोई मोटिव है ही नहीं। वो बिल्कुल स्टू की तरह है, और क्योंकि वो स्टू की तरह है इसलिए उसे स्टू की तरह चाकू भी खाना पड़ता है। लेकिन ये चाकू लगाता सीधा दिल में, इसलिए वो बेचारा बच नहीं पाता। और ये जिल ने जानबूझकर किया ताकि फेम बांटनी ना पड़े। ऐसा स्क्रीम 2 में मिसेस लूमिस ने मिकी के साथ किया था। नई सिडनी बनने के लिए जिन ने अपनी मॉम को भी मार डाला, क्योंकि सिडनी की मॉम भी मारी गई थी। यहाँ वो सिडनी को भी स्टैब करके मार देती है। इसके बाद वो सब कुछ सेटअप करती है, जैसे कि ट्रेवर के नेल से खुद को स्क्रैच करना, अपने बाल उसके हाथ में फंसाना, खुद को स्टैब करना, दीवार से टकराना और आखिर में ग्लास टेबल पर गिरना। ये सब रेफरेंस है फाइट क्लब का। ये सब करने के बाद उसकी हालत एकदम परफेक्ट विक्टिम वाली हो चुकी थी। वो जाकर सिडनी के पास लेट जाती है। सिडनी रीबॉर्न। वहाँ पुलिस पहुँचती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे ऑलरेडी फेम मिलने लगी थी। आखिरकार उसका सपना सच हो रहा है। हॉस्पिटल में डुई को अपनी फेक कहानी सुनाती है। तभी उसे पता चलता है कि सिडनी अभी भी जिंदा है। यहाँ उसे अपना सपना टूटता हुआ दिख रहा था। वो डुई से गेल के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि हम दोनों को सेम जगह पर स्टैब किया गया है। डुई से रेस्ट करने के लिए छोड़कर चला जाता है, लेकिन रेस्ट तो वो कर ही नहीं सकती थी। वो सिडनी को मारने जाती है। इधर डुई गेल के पास जाता है और उसे बताता है कि जिल तुम्हारी खैर खबर पूछ रही थी, क्योंकि तुम दोनों को एक ही जगह पर स्टैब किया गया है। अब डुई तो इतना तेज नहीं है, लेकिन गेल की बात अलग है। वो कहते हैं कि जिल को कैसे पता कि उसे कहाँ स्टैब किया गया है। ये बात तो किसी को भी नहीं पता। यहाँ वो दोनों ही समझ जाते हैं कि आखिर गड़बड़ क्या है। उधर जिल सिडनी के पास पहुंच चुकी थी और वो उसे माइकल मायर्स के नाम से बुलाती है, क्योंकि वो भी मरने का नाम नहीं लेती। यहाँ जिल उसकी कहानी खत्म करने ही वाली थी कि तभी डुई वहां पहुंच जाता है, लेकिन डुई को भी वो बड़े आराम से बेहोश कर देती है। अब वो अपना काम पूरा करने ही वाली थी कि तभी गेल वहां पहुंच जाती है। अब सिडनी से पहले उसे गेल को शूट करना होगा, लेकिन ये भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे शूट करने ही वाली थी कि तभी जूडी वहां पहुंचकर गेल को बचा लेती है। आपको पता ही है कि क्लाइमेक्स इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाला। यहाँ गेल से पहले वो जूडी को शूट कर देती है। अब बारी थी गेल की। वो गेल को मारने ही वाली थी कि तभी सिडनी पीछे से उसे शॉक दे देती है। अब यहाँ हॉरर मूवी का वो रूल अप्लाई होगा जिसमें किलर एक आखिरी बार उठता है सिर्फ मरने के लिए। जिल भी दोबारा उठती है, लेकिन सिडनी पूरी तरह तैयार थी। वो उसे गोली मार देती है। यहाँ सिडनी का रीमेक मारा गया और ओरिजिनल सिडनी बच गई। साथ ही गेल, डुई और जूडी भी बच गए हैं। जिल बेचारी मारी गई है, लेकिन उसका फेम का सपना तो पूरा हो ही गया। इसी के साथ यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। तो आपने देखा कि इस फिल्म की राइटिंग भी टॉप लेवल पर थी। इसमें ट्विस्ट भी थे और एंडिंग तो किसी ने भी नहीं सोची थी कि हॉस्पिटल में होगी। पहले लगता है कि स्टैबाथॉन में होगी, फिर लगता है कि रिबे के घर में होगी, लेकिन होती है जाकर हॉस्पिटल में। इस मूवी को सीधा कंपेयर किया जाता है स्क्रीम से। कई लोगों को ये उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है और कई लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
ये स्क्रीम फैंस के बीच में एक बड़ी डिबेट है। मेरे ख्याल से अच्छी खासी मूवी है, लेकिन स्क्रीम अपनी जगह पर है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्क्रीम 1996 में आई थी। अब ये फ्रेंचाइज इसलिए भी खास है क्योंकि इसके पार्ट चाहे कितने भी सालों बाद रिलीज हों, वो उसी टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि स्क्रीम से 15 साल बाद आई, तो इसमें भी 15 साल बाद की स्टोरी चल रही थी। कैरेक्टर्स की एज को कम करके नहीं दिखाया जाता। और इस फिल्म के साथ तो बहुत कुछ न्यू भी ट्राई किया गया। जैसे कि इसमें एक मैसेज भी है सोशल मीडिया और फेम से रिलेटेड। जो जिल चाहती थी वो आजकल हर कोई चाहता है, और जलन भी एकदम आम है। और कई बार तो लोग एकदम एक्सट्रीम तरीके ढूंढ लेते हैं फेम पाने के। इसमें हमें वही ऑब्सेशन दिखाया गया। अगर आपने ध्यान दिया तो ये मूवी कुछ हद तक स्क्रीम से सिमिलर है। एक तरह से ये उसका सॉफ्ट रीमेक है। इसके कैरेक्टर्स भी उससे सिमिलर हैं। जैसे कि जिल है सिडनी, किर्बी है टेटम, चार्ली है स्टू, रॉबी है रैंडी, ट्रेवर है बिली, जूडी है डुई और रेबेका है गेल। अब फिल्म में रैंडी तो नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, और वो रूल्स हैं हॉरर रीमेक्स के, क्योंकि एक तरह से रीमेक ही है। पहला रूल है कि ओरिजिनल के साथ छेड़छाड़ मत करो, जो कि जिल कर रही थी। दूसरा रूल है कि पुलिस ऑफिसर हॉरर मूवीज में जरूर मरते हैं, जो कि मरे भी हैं और मरने से बचे भी हैं। तीसरा रूल है कि रीमेक में ओरिजिनल एंडिंग फॉल्स एंडिंग है, यानी कि स्क्रीम का एंड 2 की पार्टी में हुआ था, इसका एंड भी स्टैबाथॉन में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि रीमेक में ओरिजिनल एंडिंग फॉल्स एंडिंग होती है। और चौथा रूल है कि किलर हमेशा तुम्हारे पीछे ही होगा, जो कि सच है। तो यहाँ पर ये फ्रेंचाइज एंड हो चुकी है जब तक स्क्रीम 5 नहीं आती। अब आप सिडनी गेल और ड्यू को इतने अच्छे से जान चुके हो कि आपको भी स्क्रीम 5 का वेट रहेगा। अब आप घोस्टफेस के बारे में सब कुछ जान चुके हो, वो क्या करता है और कैसे करता है। अगर आप घोस्टफेस का रिबूट वर्जन देखना चाहते हो तो आप स्क्रीम की टीवी सीरीज देख सकते हो, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 40 मिलियन और इसने बिजनेस किया था 97 मिलियन का, जो कि इस फ्रेंचाइज की लोएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनाता है। स्क्रीम फ्रेंचाइज एक इकलौती हॉरर फ्रेंचाइज है जिसकी चारों फिल्म में सेम डायरेक्टर और सेम मेन कैरेक्टर्स हैं। और ये इकलौती फ्रेंचाइज है जिसके चारों फिल्म के टाइटल न्यूमेरिक ऑर्डर में है। इनमें कोई भी फैंसी नाम या सब टाइटल नहीं है, जो कि आमतौर पर होता है। वेस क्रेवन ने कहा था कि वो स्क्रीम 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे अनलेस उसकी कहानी स्क्रीम जितनी अच्छी हो। केविन ने उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट दी और वो आ गए। केविन की प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं बन रही थी, इसलिए एक बार फिर से एरन क्रूगर को बुलाया गया स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए। लेकिन ये फिल्म हेवली केविन की स्टोरी पर ही बेस्ड है। डेविड आर्केट और कॉर्टनी कॉक्स की 1999 में शादी हुई थी। 2010 में उन्होंने डिवोर्स की एप्लीकेशन दे दी थी, यानी कि इस फिल्म को शूट करते वक्त उन दोनों के बीच बहुत टेंशन थी। फिर भी वो प्रोफेशनल रहे और बड़े आराम से फिल्म कंप्लीट हो गई। फिल्म को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो दोनों अलग हो चुके थे। एक डिलीटेड सीन में ड्यू गेल को बताता है कि जब से सिडनी के डैड मरे हैं तब से वो पहली बार वुड्सबरो में वापस आ रही है। नेव कैम्बल और एमा रॉबर्ट्स इस फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स ही हॉरर मूवी से डरती हैं। एमा ने बताया था कि वो चादर में छुपकर स्क्रीम फिल्म्स देखती थी। इस फिल्म में वो इसलिए आई क्योंकि स्क्रीम उनके बचपन का हिस्सा है। ये फिल्म उनकी डेब्यू हॉरर फिल्म थी। इसके अलावा एमा अमेरिकन हॉरर स्टोरी के 5 सीजन में नजर आ चुकी है। दोनों को ही हॉरर पसंद नहीं, लेकिन दोनों ने ही हॉरर में बहुत बड़ा नाम बना लिया है। स्क्रीम फ्रेंचाइज का मेन किलर और सबसे पॉपुलर कैरेक्टर होने के बावजूद भी ये पहली बार के घोस्टफेस किसी फिल्म के ओरिजिनल पोस्टर में दिखा। पहले वो सिर्फ इंटरनेशनल पोस्टर में दिख रहा था। स्क्रीम फ्रेंचाइज में पहली बार ऐसा हुआ कि रबर नाइफ की जगह CGI नाइफ यूज किया गया। ये एक इकलौती स्क्रीम फिल्म है जिसमें पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। ये एक इकलौती स्क्रीम फिल्म है जिसमें किलर के सर में गोली नहीं लगी। ये एक इकलौती स्क्रीम फिल्म है जिसके इंट्रो में कोई आदमी नहीं दिखाया गया। और एक इकलौती स्क्रीम फिल्म है जिसके इंट्रो में दोनों लड़कियां मरी हैं। इसके इंट्रो में जो आपने 6 लड़कियां देखी उन सबकी अपनी अलग अलग टीवी सीरीज है। इंट्रो में घोस्ट ट्रूडी को फेसबुक के थ्रू स्टॉक कर रहा था। ये आइडिया पहले इस फिल्म में भी यूज होने वाला था। पहले इस फिल्म में ड्यू और गेल का एक बेबी भी होता, लेकिन बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि बच्चे के साथ शूटिंग करना इम्पॉसिबल होता। इस मूवी को 60 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया और पहले ये मूवी 2010 के हैलोवीन पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में से अप्रैल 2011 में कर दिया गया। रूमर था कि किनकेड भी इस फिल्म में वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिर्फ रूमर्स थे। पूरी कास्ट में एमा रॉबर्ट्स सबसे छोटी थी हाइट में, इसलिए सभी सीन्स में उन्होंने हाई हील्स पहनी हुई हैं। और एक इकलौती स्क्रीम फिल्म है जिसमें सबसे छोटे घोस्टफेस दिखाए गए। जिल और चार्ली दोनों की हाइट छोटी थी। इस फिल्म में ड्यू हैंडीकैप नहीं था, जैसा कि वो पिछले दोनों पार्ट में था। इसका रीजन है सालों की फिजिकल थेरेपी, जो कि फिल्म में नहीं बताया गया। स्काउट टेलर कॉम्पटन ने जिल के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और शेन डॉसन ने रॉबी के रोल के लिए। जिल के रोल के लिए सेलेना गोमेज को भी कंसिडर किया गया था। इस फिल्म में मूवी का टाइटल 11 मिनट्स पर आता है। ये फिल्म स्क्रीम 3 के 11 साल बाद ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में किर्बी को मरते हुए नहीं दिखाया गया। क्या बताओ हमें स्क्रीम 5 में नजर आए। असल में इस फिल्म के बाद 2 फिल्म और आने वाली थी जिनमें किर्बी भी होती, लेकिन वेस क्रेवन के डेथ के बाद उन पर काम बंद कर दिया गया। उनकी जगह टीवी सीरीज आई जिसने इस फ्रेंचाइज को रीबूट कर दिया। फिर भी इतने सालों बाद स्क्रीम 5 आ रही है।
इस फिल्म के ओरिजिनल इंट्रो में सिडनी अपनी बुक लॉन्च की पार्टी कर रही होती। वहाँ गोस्टफेस उसे बुरी तरह स्टैब कर देता। फिर मूवी स्टार्ट होती सीधा 3 साल बाद। टाइम जंप की वजह से इस इंट्रो को रिजेक्ट कर दिया गया। चारों फिल्म्स को मिलाकर अब तक हम टोटल 7 गोस्टफेस को देख चुके हैं। अभी तक स्क्रीम 3 ही इकलौती फिल्म है जिसमें एक गोस्टफेस था, और बाकी जितने भी फिल्म्स में 2 गोस्टफेस थे उनमें से एक के पास मोटिव था और एक के पास कोई मोटिव नहीं था। चारों फिल्म्स को मिलाकर इस फ्रेंचाइज का टोटल बॉडी काउंट है 43। इसका और स्क्रीम का रनिंग टाइम सेम है, 1 घंटे 51 मिनट। स्क्रीम के बाद ये पहली फिल्म है जिसमें किलर पोस्टर में दिखाए गए कैरेक्टर्स में से एक था। ये और स्क्रीम 3 ही ऐसी फिल्म्स हैं जिनमें डूई को स्टैब नहीं किया गया, और एक लौती फिल्म है जिसमें गेल को स्टैब किया गया। चार्ली सीरीज में दूसरा किलर है जिसे गोस्टफेस ने मारा, पहला है मिकी। ये इकलौती स्क्रीम फिल्म है जिसमें किलर का सिडनी की मॉम से कोई लेना देना नहीं था। ये पहली स्क्रीन फिल्म है जिसमें कॉटन और एंडी का कोई जिक्र नहीं हुआ। पहले दूसरा गोस्टफेस ट्रेवर होने वाला था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस होता। इस फिल्म में जिल ने सिर्फ चार्ली और ट्रेवर को मारा। तो ये थे इस फिल्म से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा फर्स्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको स्टॉप कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो यह हमारी एक और सीरीज खत्म हो चुकी है जब तक स्क्रीम 5 नहीं आती। जब भी वो आएगी आपको यहाँ ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।